सर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक हुई है आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव और 2023 में होने वाले 9 राज्यों में जो चुनाव है उसको लेकर चिंतन मंथन विचार विमर्श हुआ है, क्या कुछ रहा? ये राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आने वाला जो एक फेज 1 साल का और 1.5 साल का मान करके चलिए, अगर लोकसभा के चुनाव की अगर हम बात साथ में करें तो चुनौती भरा भी है और बहुत मेहनत और परिश्रम का ये कालखंड रहने वाला है। और उस दृष्टि से आने वाले समय के लिए रोड मैप बनाने की अगर बात कहें तो मुझे ये कहना है कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मुख्य तौर पर उसमें हम कैसे सफल हों, किस प्रकार से हम साथियों को, पार्टी को मजबूत करें, साथियों को और ज़्यादा जोड़ें, ऐसी सारी चीज़ों को लेकर के तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। और मुझे इस बात की खुशी है कि अंत में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन रहा है और बहुत ही मार्मिक और बहुत छोटे छोटे इनिशिएटिव जिस प्रकार से उन्होंने कहे हैं कि जिनसे पार्टी को ताकत मिल सकती है, मजबूती मिल सकती है, जिनके बीच में जाकर के हमको काम करना है, ऐसे वर्ग आइडेंटिफाई करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए खुशी की है कि हिमाचल से ही संबंधित भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को फिर से एक्सटेंशन जो है वो 2024 जून 2024 तक दी गई। और उसके लिए मैं आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरे हिमाचल प्रदेश की ओर से, पार्टी के सब साथियों की ओर से, हिमाचल की जनता की ओर से, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि हिमाचल के लिए फिर से आपने काम करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी को जिस प्रकार से अवसर दिया है, तो निश्चित रूप से उसमें वो पार्टी को मजबूत करेंगे और पार्टी की सफलता उसमें निश्चित होगी। सर, बात करें तो जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको लेकर तैयारी चल रही है। हिमाचल में जो लोकसभा सीटें हैं उनको जीतना एक बड़ी ज़िम्मेदारी रहेगी भाजपा के लिए। उसको लेकर किस तरीके से भाजपा का आप जो कार्य हैं वो जन-जन तक पहुँचाएँगे और तमाम लोकसभा सीट को जीतने में कामयाबी हासिल करेंगे? देखिए, हिमाचल छोटा प्रदेश है, 4 सीटें हैं लोकसभा की और चारों सीटों पर हम पिछली बार भी 2019 में जब जनरल इलेक्शन हुआ था हम जीते थे। और हम उम्मीद करते हैं कि 2019 का वो दौर फिर से हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में जब 2024 का चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें हम उसको दोहराएंगे, चारों सीटें जीतेंगे। सर, एक सवाल हिमाचल के राजनीतिक दृष्टिकोण से ले लेते हैं। जिस तरीके से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओपीएस का वो जो वादा पूरा किया है, उसको आप कैसे देखते हैं? और एक तरफ वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं पूर्व सरकार पर कि जो कोष है, वो खाली हो गया है। देखिए, पिछले 1 महीने से हम यही उनकी ओर से सुन रहे हैं कि पैसा है नहीं, और ओपीएस देने की बात उन्होंने की है। और वो बात कही थी उन्होंने कि हम सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में ही एक निर्णय लेकर के ओपीएस को लागू करेंगे। और पहली कैबिनेट की बैठक को होने के लिए 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगा। और कहा यह था कि हम 1 महीने के अंदर अंदर सारी चीजें, और भी जो खासतौर से जो महिलाओं के लिए जो 1500 रुपए देने के लिए 18 से 60 साल की महिलाओं के लिए, उनके लिए भी देने का प्रावधान करेंगे, उसका अभी तक जिक्र ही नहीं है। ओपीएस को लेकर के उनने घोषणा की है, लेकिन घोषणा अभी तक वही घोषणा है जो चुनाव से पहले भी की थी और चुनाव के जीतने के बाद एक बार ने अनेकों बार कर दी। ओपीएस का उसका फॉर्मूला क्या होगा, किस प्रकार से वो लागू करेंगे, रिसोर्सेज कहां से आएंगे, कितना उसमें खर्च होगा, कब से इसको लागू करेंगे, तमाम बहुत सारे प्रश्न उसमें हैं जिन प्रश्नों का जवाब अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। तो इसलिए हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि वो स्पष्ट करें कि किस प्रकार से ओपीएस को हिमाचल प्रदेश में आप लागू करना चाह रहे हैं। और ऐसे में जो हालात हिमाचल प्रदेश में बने हैं वो बहुत कंफ्यूजन है कि सही मायने में मालूम नहीं क्या किस प्रकार से ये ओपीएस के बारे में जो जिक्र कर रहे थे उसको लागू करने की योजना बना रहे हैं। और दूसरी बात, छोटा सा कार्यकाल अभी उनके 1 महीने का हुआ, अभी तक अधिकांश समय उनका उन्हीं बातों पर चला गया है जो हमने हिमाचल प्रदेश में पिछले फाइनेंशियल ईयर
के अंतर्गत जो संस्थान खोले थे उन संस्थानों को बंद करने के लिए हर रोज नोटिफिकेशन आती है और नोटिफिकेशन डिनोटिफिकेशन के लिए आती है कि यानी कि जो पिछले संस्थान खोल दिए गए हैं उनको रद्द कर दिया जाता है। तो ये उचित तरीका नहीं है, आगे बढ़ना है। और जब हमें सत्ता मिली थी तो उस वक्त क्या खजाना भरा हुआ था क्या? जितना लोन हमने लिया इन 5 सालों में इससे ज्यादा कांग्रेस वाले लोन लेकर के आए थे और लगभग 50,000 करोड़ रुपए का लोन हमको पूर्व में कांग्रेस की सरकार के दौरान, लेकिन उसके बावजूद हमने इस प्रकार से बदले की भावना से काम नहीं किया। जो संस्थान उन्होंने खोले थे जाते जाते हमने उनको फंक्शनल किया, उनको शुरू किया और आज वहाँ पर स्टाफ है, वहाँ पर भवन बन रहे हैं, वह कुछ जगह बन चुके हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक जिम्मेवार सरकार को इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए जिस प्रकार से हम देख रहे हैं। सर, क्या हिमाचल में जो कांग्रेस है वो एकजुट है? क्या प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू दोनों एकजुट होकर हिमाचल के लिए काम कर रहे हैं? लेकिन देखिए ये तो प्रश्न उनसे पूछना चाहिए, लेकिन लोगों के बीच में तो इन सारी चीज़ों पर जो है वो एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है। सर, अभी भी 3 नाम हैं जो अब तक वो लोग तय नहीं कर पाए। हाँ, अभी तक यही है और सबसे बड़ी बात है कि जो मंत्रिमंडल बनाया गया उसमें क्षेत्रीय संतुलन तो बिल्कुल भी नहीं बिठाया गया है। जिस प्रकार से सारा वो किया गया है और कांगड़ा जिला बहुत बड़ा जिला, जिस जिले का कंट्रीब्यूशन सरकार बनाने में बहुत बड़ा रहा है, 10 सीटें वहाँ से आई है लेकिन एक मंत्री वहाँ पर दिया गया है। तो इसलिए कई तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं और जिनका जवाब उनको देना है। अभी 3 मंत्री के पद खाली है, किसको बनाएंगे वो निर्णय कब होगा मालूम नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत एक विचित्र सी परिस्थिति वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सामने हिमाचल प्रदेश में खड़ी है। सर, अगर बात करें 2019 में बीजेपी की सरकार हिमाचल में थी, लेकिन उस समय बीजेपी ने 3 लोकसभा सीटें जीती थी। लेकिन एक बार फिर जब 2024 में चुनाव होंगे, क्योंकि आज की बैठक के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी में हर राज्य जुट जाएगा, क्या लगता है कि ऐसे में हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी के सामने चुनौतियां रहने वाली हैं? देखिए चुनौतियों का सामना करेंगे हम। एक बार नहीं, पिछली बार भी 2014 में कांग्रेस की सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, वीरभद्र सिंह जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, लेकिन लोकसभा का चुनाव हुआ, हम 4 सीटें जीते हैं उस वक्त हिमाचल प्रदेश में और मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव लड़ी थी, वो पत्नी उनकी चुनाव हार गई थी मंडी संसदीय क्षेत्र से। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि चुनौती तो हम स्वीकार करते हैं, हल्के में हम किसी को नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। क्या खामियां रही कि सरकार दोबारा हिमाचल में नहीं बन पाई, अगर बात करें? क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हैं, कुछ चीज़ें रही हैं, कमियां रही हैं और उन कमियों को आकलन करेंगे। लेकिन एक बात तो आप देखेंगे कि हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि 1% से कम अंतर वोट शेयर कर रहा है। 0.9% का ये अंतर रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोट शेयर में। तो इसलिए ये जीत एक तरफा है, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ सीट्स भले ही उनकी बढ़ गई, उनकी ज़्यादा आई, लेकिन वोट शेयर के हिसाब से अगर देखें तो बहुत करीब है। लोगों ने जनमत जो दिया है वो बराबर का दिया है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से लेना होगा, विपक्ष को हल्के में नहीं ले सकते। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kshri।